जो भी हमने पेपर अटेम्प्ट किया है उससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज बच्चों को बड़ा ऑफ कोर्स थोड़े से टक्कर वक्कर इलास्टिक कोलिजन के सवाल में हल्की फुल्की दिक्कत आती है। जो भी बच्चे ऐसे करते हैं फिजिक्स में टाइम, केमिस्ट्री में टाइम और मैथ्स में टाइम डिवाइड करके जो करते हैं वो बहुत ये वाली स्ट्रेटजी हर पेपर में वर्क करेगी और इसको मास्टर करने के लिए आपको पे स्पेशल अटेंशन टू द क्वेश्चन सिलेक्शन एंड द सीक्वेंस। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि सीरियसली जितने भी टेस्ट हो रहे हैं जेई बेट्स के सारे दोगे अगर आपको बेस्ट पॉसिबल रैंक चाहिए अपने पोटेंशियल के हिसाब से। ऐसे क्वेश्चन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इंटीजर टाइम में बहुत ज्यादा घबराते हैं मेंस वाले केस में। राउंड 1 में जैसे मैंने बोला डुएबल क्वेश्चन जो लेंथी ना हो, थ्योरी अच्छे से क्लियर है तो सच क्वेश्चंस आर इजी, अदरवाइज तो सबसे पहले केमिस्ट्री फिर फिजिक्स फिर मैथमेटिक्स। इट इज जिसे बोलते हैं कि हाईली बेवकूफी वाली चीज। हेलो बच्चों, वेलकम टू द पेपर एनालिसिस सेशन फॉर जेई मेट्स पार्ट टेस्ट 1। तो सबसे पहले पेपर एनालिसिस मतलब आई विल बी प्रेजेंटिंग द मैथमेटिक्स का जो एनालिसिस है, जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है और बच्चों को क्या टेक अवेज लेने चाहिए थे, की टेक अवेज लेने चाहिए, उनके बारे में बात करूंगा। बट उससे पहले एक बहुत क्विकली हम ये देख लेते हैं कि व्हाट आर द 10 इंपॉर्टेंट रूल्स और पॉइंट्स कि जब हम टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें या जो भी हमने पेपर अटेम्प्ट किया है उससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज टेक 35 to 40 मिनट फॉर पेपर एनालिसिस। मतलब जो भी आपने पेपर दिया है, यू हैव इन्वेस्टेड 3 आवर्स इन दैट, तो उसका एक एनालिसिस हमें शॉर्ट करना चाहिए। कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए, कितने गलत हुए, ये ठीक है। जो हमारे गलत हुए मतलब एक तो जो हमारे सही हो उसमें ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा टाइम लग गया हो, अगर टाइम लगाए तो क्यों टाइम लगाए, हो सकता है हमने रिवीजन बहुत कम किया हो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा स्लगिशनेस हो। और जो हमारे गलत हुए हैं ये ठीक है, उनका रीजन क्या है वो जॉट डाउन हमें करना चाहिए। अच्छा, बाल की खाल भी नहीं निकालनी चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसे भी नहीं कि हाँ ये तो ऐसे हो गया, ये तो ऐसे हो गया, 5 मिनट में रख दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देयर हैज टू बी ए बैलेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। बाल की खाल निकालने का मतलब क्या है कि मैंने ऐसा भी देखा है कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं कि 2-3 घंटे लग गए, तो दैट इज ऑल्सो नॉट जस्टिफाइबल। तो आई विल से कि 35 to 40 मिनट अगर हम एक पूरे पेपर में दे रहे हैं और पेपर देने के तुरंत बाद ही जैसे ही हमें सोल्यूशन मिले उसके बाद ही हमें लिख लेना चाहिए, ताकि जो भी हमारी मनोस्थिति थी पेपर को अटेम्प्ट करते समय वो हमें ताजा ताजा याद हो, ताकि मेरे को लिखा जा सके। अच्छा, पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे लिखें और हर अगले पेपर में जाने से पहले वो एक बार जरूर रिवाइज करके जाएं, वो देख के जरूर जाएं। अच्छा, इसके अंदर आई एम नॉट इंक्लूडिंग कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर में नहीं हुए वो घर जाके एक बार दोबारा वापस करते हैं टाइम लिमिट हटा के, तो वो इस टाइम में इंक्लूड नहीं किया है। ऑफ कोर्स अगर कोई पेपर मैंने अटेम्प्ट किया और मेरे को लगता है कि 5 मिनट और अटेम्प्ट करना चाहिए तो दैट इज अ सेपरेट थिंग, राइट। एंड ऑफ कोर्स वी शुड अंडरस्टैंड कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करना जितना ज्यादा टाइम देंगे उसके क्रैक होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, बट देयर हैज टू बी लिमिट जब हमें रुक के सोल्यूशन देखना चाहिए। तो इन माय ओपिनियन अगर मेंस का टेस्ट है तो 10-15 मिनट तक अगर मैंने किसी क्वेश्चन में दे दिया है तो उसके बाद हमें सोल्यूशन देख लेना चाहिए, ताकि हम ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कर पाएं अवेलेबल टाइम में, जिससे हमारा एक्सपोजर बढ़ जाए। पहला चीज ये हो गया। दूसरा, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 स्ट्रेटजी। मतलब सीधी सी बात है कि जो भी पेपर है उसमें से कुछ पोर्शन हमारे जिसे बोलते हैं ना कि फील्ड ऑफ व्यू में आता होगा, कि जो हमसे डेफिनेटली हो जाएगा, नॉलेज के फील्ड में आता होगा जो डेफिनेटली हो जाएगा। कुछ पोर्शन ऐसा होगा जिसमें हम थोड़ा सा फाइट मारेंगे, दिमाग पे जोर डालेंगे तब जाके होगा। तीसरा पोर्शन ऐसा होगा कि तुक्का लग गया तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो पूरे 3 घंटे में सबसे पहले जो शॉर्ट मार्क्स है मेरे को वो करने की कोशिश करनी चाहिए। तो राउंड 1 में हमें वो क्वेश्चन करने की कोशिश करनी चाहिए जो क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे को समझ में आ गया कि पूरा सोल्यूशन दिख भी गया, प्लस ज्यादा लेंदी भी नहीं है, तो वो हमें करना चाहिए। राउंड 2 में वो क्वेश्चन उठाने चाहिए जो किसी किसी क्वेश्चन में लगता है कि ये लेंदी है, इतनी कैलकुलेशन होगी, बट शॉर्ट आंसर आ जाएगा, वो वाले क्वेश्चन उठाने चाहिए। प्लस जो मेरे को लगता है थोड़ा सा सोचेंगे और थोड़ा सा जैसे फील आ जाती है क्वेश्चन देख के कि थोड़ा सा और टाइम दिया तो ये क्रैक हो जाएगा, तो राउंड 2 में वो उठाने चाहिए। और राउंड 3 में वो उठाने चाहिए जिससे हमें क्लू ही नहीं लग रहा है कि पता नहीं क्या बोला जा रहा है। तो इस चीज को इंटरनलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी जो भी बच्चे ऐसे करते हैं फिजिक्स में टाइम, केमिस्ट्री में टाइम और मैथ्स में टाइम डिवाइड करके जो करते हैं वो बहुत जिसे बोलते हैं डिसएडवांटेजियस पोजीशन में रहेंगे, बिकॉज जो हमारी 10 शिफ्ट में पेपर आएगा जनवरी वाला, उसमें अलग अलग पेपर में जिसे बोलते हैं कि अलग अलग टाइप के डिफिकल्टी लेवल आएगा। तो जो टाइम सेट करके करते हैं उनका बाई चांस अगर उनके साथ मैच हो जाए तो अच्छा स्कोर आ जाएगा, वरना बहुत खराब स्कोर आ जाएगा। ये जो स्ट्रेटजी है राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 की, सबसे पहले हमें मार्क्स स्कोर करना, फिर जो मतलब जहां से आशा है कि मार्क्स आ सकते हैं उन पे वर्क करना, और जहां बिल्कुल ही जिसे बोलते हैं डिफिकल्ट वाला पोर्शन है उसको बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ना, ताकि पैनिक भी ना हो। तो ये वाली स्ट्रेटजी हर पेपर में वर्क करेगी और इसको मास्टर करने के लिए ऑफ कोर्स यू विल रिक्वायर सम टाइम। थोड़ी सी जिसे बोलते हैं आइटरेशंस लगेंगे, क्वेश्चन को छोड़ना है, किस लेवल पे छोड़ना है, वो सब चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। तो यू आर बिल्कुल एट द राइट ट्रैक। अगर आप अभी से करना स्टार्ट करोगे तो दिसंबर तक यू विल बी परफेक्ट, और जो भी हमारी एक एक चीजें हैं, जो भी एस्पेक्ट है पेपर अटेम्प्ट करने के, वो हमारे परफेक्ट हो जाएंगे। तीसरा चीज हो गया राइट 1 पेज समरी। जैसा मैंने बोला कि जो भी आपकी फाइंडिंग है एक पेपर से रिलेटेड वो एक जरूर पेपर पे लिखे, और वो पेपर आपके पास होना चाहिए बिल्कुल लास्ट तक, जब तक एडवांस का पेपर नहीं हो जाता। ऐसा नहीं कि एक पेपर लिखा वो पेपर उड़ गया 1-2 महीने बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज बहुत सारी लर्निंग यू विल बी मिसिंग, क्योंकि अभी चीज आपको याद है 3 महीने बाद वो आपके दिमाग से स्लिप हो जाएगी। तो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको हम फर्दर यूटिलाइज कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट हो गया पे स्पेशल अटेंशन टू द क्वेश्चन सिलेक्शन एंड द सीक्वेंस। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन कौन से सेलेक्ट करते हो। इवन इफ एक बच्चा मतलब 2 बच्चे हैं, दोनों ही ABC 3 क्वेश्चन
सॉल्व किए हैं दोनों ने, बट सीक्वेंस ऑल्सो मैटर्स कि अगर मान लिया ए करने के बाद बी करने के बाद सी करने के लिए मैं गया तो मेरा कॉन्फिडेंस कुछ शेक हो जाता है। कभी कैसा होता है कि मैंने पहले सी किया, फिर बी किया, फिर ए किया, तो मेरे को कॉन्फिडेंस में बूस्ट मिलता है और जिसे हम दोनों के कम टाइम लगता है, क्योंकि जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है कि पहले कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो डुएबल क्वेश्चन हो प्लस उसमें मेरे को मार्क्स भी मिल जाए तो मेरे को थोड़ा सा बेटर फील होता है। अगर मैंने कोई रॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया तो वो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा तोड़ सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है आगे जाके और ज्यादा गलतियां हो या फिर मेरे को टाइम ज्यादा लगे। तो सीक्वेंस ऑल्सो मैटर्स, और ये भी आप परफेक्ट जब ही करोगे जब आप सीरियसली जितने भी टेस्ट हो रहे हैं जेईई मेंस के सारे दोगे तो आपको बहुत परफेक्शन आ जाएगा यहाँ पे भी। नेक्स्ट इज रिकमेंडेड सीक्वेंस सब्जेक्ट वाइज, जैसा मैंने बोला राउंड 1 राउंड 2 टाइम हमें बिल्कुल डिवाइड नहीं करना चाहिए। बस राउंड 1 में जैसे मैंने बोला डुएबल क्वेश्चन जो लेंथी ना हो, पढ़ते ही मेरे को सारा समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा है, कैसे सॉल्व होगा, लास्ट स्टेप तक मेरे को दिख रहा है, तभी अटेम्प्ट करना चाहिए राउंड 1 में। तो सबसे पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथमेटिक्स, फिर दोबारा राउंड 2 लगाओ, फिर राउंड 3 लगाओ, डिपेंडिंग अपॉन द पेपर। कुछ किसी पेपर में ऐसा हो सकता है कि राउंड 1 में सारा टाइम खत्म हो जाए, वेल एंड गुड। पेपर ईजी होगा, आपको बहुत कुछ आता होगा तो राउंड 2 की जरूरत ही नहीं पड़ी। अल्टीमेटली तो यू विल बी सॉल्विंग ए क्वेश्चन, यू विल बी पुटिंग योर एनर्जी इनटू दोज पोर्शन जहां पे आप शॉर्ट होकर मार्क्स आएगा। तो इसमें कोई भी खराबी नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें इस तरह की लॉजिक देते हैं कि राउंड 2 लगाने का टाइम नहीं मिलता, तो अच्छी बात है। राउंड 1 में आपका क्वेश्चन सिलेक्शन अगर अच्छा है तो आप कहीं अटक ही नहीं रहोगे, अल्टीमेटली तो आप मार्क्स ही स्कोर कर रहे होगे ना। इट इज जिसे बोलते हैं कि हाईली बेवकूफी वाली चीज कि हम राउंड 1 में ऐसे क्वेश्चन पे अटक के टाइम वेस्ट करें जो हमसे लास्ट में हो ही ना, 10-15 मिनट वेस्ट भी हो जाए और आगे जाके हमारे पास टाइम भी ना बचे जिन क्वेश्चनों पे हो सकते थे। तो इसलिए राउंड 1 में वही क्वेश्चन सेलेक्ट करना जरूरी है जो मेरे को शॉर्ट आता है। यू कैन ऑलवेज कम बैक टू द क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि थोड़ा सा टाइम देंगे तो हो जाएगा बट अभी नहीं हो रहा, तो राउंड 2 के लिए हमेशा छोड़ दो, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें आप धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं कि आपकी धीरे धीरे दिमाग में बैठेगा जैसे जैसे आप ज्यादा नंबर पेपर दोगे, व्हेन यू विल बी पेइंग समथिंग, तब आपको समझ में आएगा कि इस बात का मतलब क्या है। अभी तो मैं बोल रहा हूं तो बहुत सारे बच्चों को लगता होगा नहीं जो मेरी स्ट्रेटजी है वही अच्छी है। जब 2-3 पेपर में स्टंबल करोगे ना तब समझ में आएगा। और हमने जेईई मेंस में हर तरह के पेपर इसीलिए बना रखे कि बच्चों को वो रियलाइज होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया एवरी पेपर इज डिफरेंट, मतलब प्री कंसीव्ड हमारा कोई भी नोशन नहीं होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट से टफ पेपर आता है, इससे ईजी आता है, इस टॉपिक से ईजी आता है, इससे टफ आता है, या फिर मान लिया मैं इंटीजर टाइप नहीं कर पाता, SCQ नहीं कर पाता, इस तरह का कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होना चाहिए। सारी चीज यहाँ पे टेस्ट की जाएगी। बहुत सारे बच्चे इंटीजर टाइम में बहुत ज्यादा घबराते हैं मेंस वाले केस में, बट यू विल फाइंड मैनी टाइम्स इंटीजर टाइम में बहुत इजी क्वेश्चन आ गया और SCQ में बहुत टफ क्वेश्चन डाल दिया। तो हमें जहां से ही मार्क्स मिले वो स्कोर करना आना चाहिए, रादर देन हमारे दिमाग में कुछ ऐसा टाइप कास्ट हो कि यहाँ तो मैं स्कोर कर ही नहीं सकता, इस सब्जेक्ट में मैं कर ही नहीं सकता। अगर आपको बेस्ट पॉसिबल रैंक चाहिए अपने पोटेंशियल के हिसाब से तो हमारे सारे टॉपिक, तीनों सब्जेक्ट एंड दोनों तरह के क्वेश्चन, SCQ हो भले इंटीजर टाइप हो, परफेक्ट होने चाहिए और उसकी खूब प्रैक्टिस होनी चाहिए। डू नॉट गेट स्टक इन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में जैसे ये लगता है बहुत कोई नाइव सा क्वेश्चन होता है जिसमें हमें लगता है कि बस अब हुआ अब हुआ अब हुआ, तो वहां पे एक लिमिट सेट हमें करना चाहिए कि अगर मेरे को कोई इजी क्वेश्चन लग रहा है द मोमेंट इट इज क्रॉसिंग 5-6 मिनट्स हमें तुरंत छोड़ना आना चाहिए विदाउट किसी मोह माया के, क्योंकि वो एक क्वेश्चन आपका पूरा टेम्पो खराब कर सकता है, पूरा पेपर बर्बाद कर सकता है। मार्क्स वो मैक्सिमम 4 ही देके जाएगा। ऐसा हो सकता है कि 4 के चक्कर में 40 मार्क्स खा जाए। ऐसा हर साल कुछ ना कुछ बच्चे हमें जरूर आके बताते हैं कि इस क्वेश्चन की वजह से मेरा पूरा पेपर गड़बड़ हो गया। वो जो क्वेश्चन है रॉन्ग भी हो सकता है कि तुम सही सोच रहे हो, क्वेश्चन ही रॉन्ग हो। बहुत सारे ड्रॉप्ड क्वेश्चन आते हैं, जाके देख लो 25 का 26 का जो पेपर हुए हैं कि कितने क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं, तो फालतू की उसमें एनर्जी लगा रहे हैं। या फिर ब्लाइंड स्पॉट भी हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो मेरे को हम पढ़ते चले जाते हैं बट हमें एक चीज नहीं दिखाई दे रही होती है क्वेश्चन के अंदर ना, तो अगर आप लगातार देखते रहोगे तो नहीं दिखाई देगी, बट घूम फिर के वापस आओगे राउंड 2 में तो हो सकता है दिख जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्रैक होने की बढ़ जाए। तीसरा हो सकता है ट्रैप क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ही ऐसे सेट किया गया है, क्वेश्चन सेट करने वाले ने ऐसा सेट किया है कि उसे पता हो कि बच्चा यहाँ पे फंसेगा ही फंसेगा, एंड दैट इज ऑल्सो लर्निंग। हमें यहाँ पे प्राइम हमारा एम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे मार्क्स आने चाहिए, चाहे वो किसी भी क्वेश्चन से आए। तो किसी भी क्वेश्चन के साथ ऐसे ईगो फाइट ना करें। नेक्स्ट हो गया हैव पेपर रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर, मतलब जब हम पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो जो भी उसका सिलेबस है पेपर का वो हमारा प्रॉपर रिवाइज्ड होना चाहिए। देन ओनली आई विल बी एबल टू टेस्ट कि मेरी नॉलेज कितनी है और वो कितना हम कन्वर्ट कर पाते हैं परफॉर्मेंस में। गिव ऑल द पेपर्स एट शेड्यूल्ड टाइम ओनली, मतलब सारे पेपर हमें देने चाहिए। किसी जगह पे अगर मान लिया ये लगता है ना कि मेरा थोड़ा सा रिवीजन कम है तो भी हमें पेपर दे देना चाहिए। इसको हम एज ए प्रैक्टिस ही लेना कि चलो 75 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में जल्दी कर पाऊंगा, क्योंकि पेपर में हमारा जैसे बोलते हैं कि अर्जेंसी वाला मोड होता है, तो वहां से कम टाइम में ज्यादा हमारा आउटपुट आता है। तो सारे पेपर जरूर दें और शेड्यूल टाइम पे दें ताकि आपके अंदर डिसिप्लिन बना रहे, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो गया। एंड डू नॉट ओवर अटेम्प्ट और ट्राई टू इंक्रीज द स्पीड। हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं बट पिछला जो क्वेश्चन एक छोड़ के आ रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं हम दिमाग में कि चलो ये तो हो ही गया। यहीं पे स्लिप इन्स होते हैं, यहीं पे छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं और बच्चा ऐसा करता है कि जल्दी
करने के चक्कर में कि ताकि मैं एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर पाऊँ, वो 5-6 क्वेश्चन गलत कराता है। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना करें, अपनी नेचुरल स्पीड के साथ जाएं, क्योंकि देखो घर पे बैठ के जो हम कर रहे हैं वर्सेस पेपर में जो करें, तो पेपर में हमारे पास प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, तो वहाँ पे थोड़ी सी गलतियां हमसे ज़्यादा ही होंगी। तो अगर हम कूल माइंड से देंगे तभी हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस आएगी। ओवर अटेम्प्ट बिल्कुल ना करें और आर्टिफिशियली स्पीड भी ना बढ़ाएं। स्पीड और एक्यूरेसी जब आप होमवर्क करते हो वहां से बिल्ड होती है। अदरवाइज जैसे हम बोलते हैं कि पेपर में जाके हम डायरेक्टली स्पीड नहीं बढ़ा सकते, वहां से बहुत ज्यादा गलतियां होंगी, स्ट्राइक रेट बहुत नीचे आ जाएगा। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। प्लस जो आपको पेपर एनालिसिस मिला होगा इसमें, उसके एक एक एस्पेक्ट को जरूर देखें और उसको ट्राई टू एनालाइज कि वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है। हम भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे आगे चल के कि वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है फर्दर इंप्रूविंग इन योर मार्क्स। नाउ मैथमेटिक्स वाले पार्ट में स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया साइन लिखा था, एक्सपीरियंस बेस्ड था या एक्सपोजर बेस्ड क्वेश्चन था। अगर किसी ने ऐसा कर रखा होगा, अच्छा जब मैं ये बोलूं कि राउंड 1 में, राउंड 2 या राउंड 3 में, तो देखो परसेंट टू परसेंट वेरी कर रहा है। अब किसी बच्चे ने मान लीजिए क्वेश्चन कर रखा होगा, इस तरह का कोई क्वेश्चन कर रखा होगा या यही क्वेश्चन कर रखा होगा, दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन, एंड कोई भी अगर जेई की सीरियसली तैयारी कर रहा है तो उसने एक क्वेश्चन कर रखा होगा, तो ऑफकोर्स वो राउंड 1 में ही करेगा इसको, नीड नॉट टू टेल यू, ठीक है। और दूसरा एक्सपोजर बेस्ड है। अगर मान लिया नहीं भी कर रखा तो भी अगर प्रोडक्ट आता है, तो हमारी लर्निंग क्या होनी चाहिए कि अगर प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है तो या तो cos 2 थीटा वाली सीरीज लगेगी, ये ठीक है, cos 2 थीटा वाली नहीं, मतलब sin 2 थीटा वाली। sin 2 थीटा मतलब जिसमें cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, इस तरह की जो प्रोडक्ट आता है, या तो वो वाली कुछ चीज लग रही होगी या फिर 60 माइनस थीटा का फॉर्मूला लग रहे होंगे। 3 टर्म है तो इन दोनों ही एंगल से ट्राई करके भी देख सकते हैं। तो दिस वाज इजी क्वेश्चन, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपको पहले से एक्सपोजर था या नहीं था, या राउंड 1 या राउंड 2 या राउंड 3 में जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया, ये भी काफी बुक्स में एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगर आपने कर रखा है राउंड 1, अगर वह राउंड 2, ये भी एक्सपोजर बेस्ड मीडियम टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा अगर हमने ये नहीं भी कर रखा है, ठीक है, और पहली बार हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर जो ये बोल रहा है ना, अगर मैं डायग्राम बनाना चालू कर दूं, जैसे इसने बोला कि एक्स आर कंटेन्स 5 एलिमेंट्स ईच, तो मैंने x1 बनाया, इसके अंदर 5 एलिमेंट, ऐसे करके जब तुम 2-3 लाइन लिखोगे ना, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग द फील ऑफ इट। तब तुम्हें समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा है, कैसे करना चाह रहा है। तो हो सकता है राउंड 2 और राउंड 3 में जब तुम इस तरह की एनालिसिस करो तो ये क्वेश्चन आराम से क्रैक हो जाए, इवन इफ आपने पहले से नहीं कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये हम बोलेंगे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी ज्यादा है, फिर उसमें भी इसने ये सब बोल रखा है कि यहाँ पे ना एट लीस्ट इतना एंड एट मोस्ट इतना। तो अगर बाई चांस किसी ने पहले से इस तरह का क्वेश्चन कर रखा है, ही कैन गिव इट ए ट्राई, अदरवाइज डेफिनेटली इट गोज टू राउंड 2 और रादर राउंड 3 के लिए। इतनी बड़ी लैंग्वेज, इतना सारा डेटा प्रोसेस करना पड़ेगा, यू नेवर नो कि इसके आगे कितने और इजी क्वेश्चन होंगे। मतलब इसमें टाइम इन्वेस्ट करने से पहले हो सकता है कि 2-2 लाइन वाले जो क्वेश्चन आगे जाके आएंगे वो 2-3 हो जाए मेरे से सेम टाइम में, जितनी देर में ये क्वेश्चन पढ़ा जाए। तो आई विल पुट इट इनटू राउंड 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया वेरी इजी क्वेश्चन, ये ठीक है। पी का मतलब क्या है, इसको मैंने प्रोसीजरल बोला है कि ये क्वेश्चन तो 100% होना चाहिए। कोई बच्चा अगर मेंस के लिए थोड़ा सा भी सीरियस है तो, और फर्स्ट राउंड में ही होना चाहिए। कुछ भी नहीं, इनइक्वालिटी सॉल्विंग है, इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अगेन एक्सपोजर बेस्ड है, ठीक है। अगर हमें ये क्लिक करता है, ये ठीक है, विच इज मतलब एक्सपोजर बेस्ड में ऐसे नहीं कि बहुत हैवी सी चीज बता रखी है, बड़ी ही सिंपल सी चीज बता रखी है। अच्छा इसमें ये भी मेरे को क्लिक होना चाहिए कि ए स्क्वायर को इस ब्रैकेट में ले जाए, बी को इसमें ले जाए और सी को इसमें ले जाए। तो वेरिएबल तीनों अलग अलग हो गए, ए बी सी को आपस में कोई मतलब नहीं है। तो हमारी जो लर्निंग है वो ये समझ आएगी कि इंडिविजुअल ब्रैकेट को हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और ये राउंड 1 में ही जाना चाहिए। अगर हमने थोड़ा सा भी जैसे ए स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो मेरे को क्लिक हो जाएगा कि x + 1/x जैसी चीज बनेगी, जो मैथमेटिक्स में जेई के अंदर बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। इस तरह के पैटर्न बनना, और बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है किसी दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन हो, वहां पे ये वाली चीज लग रही हो, तो ये हमारे राउंड 1 में ही होनी चाहिए थी, ठीक है। अगेन बिल्कुल प्रोसीजरल क्वेश्चन, वेरिएबल वाला पार्ट अगर पावर में है तो लॉग लेके उसको नीचे उतारते हैं, दिस इज द लर्निंग, और जो हमें पता होना चाहिए राउंड 1 में होना चाहिए, प्रोसीजरल क्वेश्चन होना चाहिए, 100% सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सिंपल इनइक्वालिटी है, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट आई विल से कि राउंड 1 में ही होना चाहिए, प्रोसीजरल क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक इनइक्वालिटी है, ये भी अपना साइन चेंज केवल 0 पे करेगा, किसी को भी तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई हैवी फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है, हैवी कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, 1 मिनट का क्वेश्चन है, प्रोसीजरल क्वेश्चन है, राउंड 1 में जाना चाहिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या है कि इसमें देखो देख के कोई बच्चा हो सकता है डर जाए, तो अगर क्लिक कर गया तो राउंड 1 में, क्लिक नहीं किया तो राउंड 2 में तो डेफिनेटली क्लिक कर जाएगा। और लर्निंग क्या है कि अगर मैं थोड़े से पैटर्न देखूं ना, क्या क्या लिखा है, 6x², 6x, उन्हीं का सम ये लिखा है, तो उसका मतलब क्या है कि ये तो ए बी और ए बी टाइप चीज लिखी हुई है। और ये हम समझाते हैं कि अगर ए बी और ए बी मतलब ए कॉमा बी एंड ए इंटू बी अगर एक साथ लिखा हो तो वो फैक्टराइज हो जाता है, ये ठीक है। ये फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में बहुत आराम से पढ़ाया जाता है, लगभग हर जगह पढ़ाया जाता है। तो वो क्लिक कर गया तो फैक्टराइज हो जाएगा, तो तुरंत क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा, तो हमारा राउंड 1 में होना चाहिए, ठीक है। अगेन ये वही x + 1/x जैसी चीज, और जो डिसिमिलर टर्म है वहां से मेरे को समझ आते हैं बाउंड्री पर सॉल्व हो रहा होगा, राउंड 1 में होना चाहिए, वेरी इजी क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, देखो ये क्वेश्चन अगर पहले से नहीं कर रखा है तो डेफिनेटली मेरे को लगेगा कि इंटिमिडेटिंग सा क्वेश्चन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो आई विल लीव इट फॉर राउंड 2। इस तरह का अगर एक आध क्वेश्चन करने का एक्सपीरियंस है तो राउंड 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, जैसे ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अच्छा जहां पे भी क्यूब दिखाई दे तो वहां पे या तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाली चीज लग रही होगी, या फिर इसमें आई कैन नोटिस के इन दोनों का जो समेशन है वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, तो मतलब ए क्यूब बी क्यूब और ए प्लस बी का क्यूब जैसी चीज है। अगर ये मेरे को तुरंत राउंड 1 में दिख जाए तो राउंड 1 में ही कर लेंगे, कैलकुलेशन ज्यादा है नहीं। अदरवाइज ये राउंड 2 में क्लिक करने वाली चीज है कि अगर मेरे को पैटर्न दिख गया तो ठीक है, मतलब इसको हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि मस्ट डू होने चाहिए फर्स्ट राउंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इस तरह का ठीक चीज है, अगर जैसे बोलते हैं कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री का खूब एक्सपीरियंस है, खूब सारी कैलकुलेशन कर रखी है, तो राउंड 1 में ले सकते हैं, अदरवाइज वी विल पुट इट इनटू राउंड 2। अब 2 थीटा वाली चीज दिखाई दे रही है तो मेरे को समझ में आएगा, मैनिपुलेशन करेंगे, छोटा सा एक्सप्रेशन आ रहा होगा, वहां से ये वाली चीज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और एक मतलब सीधी सी बात है कि इन दोनों का जो समेशन है वो 45 है, ये भी नोटिस करने वाली चीज है, तो वहां से भी हमें हिंट लगेगा कि आगे क्या हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये डेफिनेटली आई विल से कि राउंड 2 में जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट मतलब क्यूब वगैरह इन्वॉल्व है, स्क्वायर रूट वगैरह इन्वॉल्व है, तो फर्स्ट राउंड में आई विल नॉट ट्राई टू टच दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, कम से कम राउंड 2 में डेफिनेटली करेंगे इसको। ठीक है, क्यूब वाली चीज है तो वही है, क्यूब की जैसी साइटिंग हुई तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और 3abc वाली चीज आ जाएगी, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कॉस है, साइन है, और यहाँ साइन कॉस दोनों है, तो ये वाली चीज क्लिक करनी चाहिए। राउंड 2 के लिए इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, ये दिखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा है, बट मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि ये ट्रिग्नोमेट्री है और ये जैसे बोलते हैं क्यूबिक है, तो ये ऐसे नहीं हो रहा होगा कि बहुत सारी एनालिसिस लग रही होगी इसमें मोस्ट वाली। हाँ, इसमें जो चीज है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आगे हमें जाके सिंप्लीफाई एंड सी वाली चीज आ जाएगी, तो आई विल कीप इट रिजर्व फॉर द राउंड 2, मतलब पहली बार में डिप ना लेने की बजाय एलसे के राउंड 2 में करेंगे, क्योंकि अगर ये सिंप्लीफाई होकर कुछ आ गया जहां पे मेरे को ग्राफ वगैरह की एनालिसिस करनी पड़ रही है, कितनी बार कट कर रहा है, प्लस इसका रेंज आर होता है तो कट तो करेगा ही करेगा। अगर इधर साइड पे बच गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो फिर एनालिसिस काफी लंबी खिंच जाएगी, तो इसलिए आई विल पुट इट टू राउंड 2 या 3 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला हो गया, इसमें जैसे ये भी दिस इज बेसिकली 1/4 दैट इज 2 raised to power समथिंग, तो अगर वेरिएबल पावर में है तो क्या हो रहा होगा, या तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा कि a की पावर fx बराबर a की पावर gx, तो fx बराबर gx होगा, a बराबर 1 होगा, या फिर क्या होगा कि a की पावर fx में एक इक्वेशन बन जाएगा। तो देखो अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल है और ये सारी चीज दिख जाए कि cos 2x sin x बाई x माइनस पाई 4 की टर्म्स में आ जाएगा, अगर ये दिख जाए, ये पहले से मतलब इस लेवल तक का रिवीजन कर रखा है, तो राउंड 1 में ले सकते हैं, अदरवाइज राउंड 2 में। एंड इजी क्वेश्चन है, राउंड 2 में तो डेफिनेटली होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, मेरे को यहाँ दिखना चाहिए कि 2 4 8 16 ऐसे करके हो रहा है, ये टर्म उस पैटर्न में डायरेक्टली फिट नहीं हो रहा, तो चेन रिएक्शन टाइप कुछ चीज स्टार्ट होगी, बट आई विल रिजर्व इट फॉर द राउंड 2। ये ठीक है। अच्छा, ऑफ कोर्स अगर कोई बच्चा 200 से ज्यादा मार्क्स लेके आ रहा है 300 में से, तो वो राउंड 1 में ही कर लेगा इसको। ठीक है, वो इसको क्लब करेगा तो उसे तुरंत पैटर्न दिखा दे देगा, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन है, चेन रिएक्शन जैसी चीज चालू हो जाएगी, मतलब 1-2 टर्म को क्लब करते ही मेरे को समझ आ जाएगा कि पूरी सीरीज कैसे कोलैप्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन देखने में इंटिमिडेटिंग है, बहुत सारी चीजें, बट इसमें तुम्हें बहुत सारा हिंट यहाँ क्वेश्चन से लग जाएगा, जैसे ये ए है, सी है, डी है, बी है, डी है और सी है, तो सी और डी एक साथ दोनों में कॉमन है, तो ये वाली चीज देख के प्लस यहाँ पे बी डी माइनस ए सी बनाना है, तो इसमें थोड़ा सा थॉट जाएगा, जो चीज दे रखा है उसको देख के मेरे कैलकुलेशन की डायरेक्शन मेरे को समझ में आ जाएगी कि ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, तो आई विल कीप इट फॉर राउंड 2 और राउंड 3। राउंड 1 में आई विल नॉट टच, कि आगे जाके फंस गया तो फालतू मेरा टाइम वेस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो साइन 2x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, राउंड 1 में होना चाहिए, प्रोसीजरल क्वेश्चन है, डेफिनेटली होना चाहिए। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन हो गया, अब इसमें आई विल से राउंड 2 या राउंड 3 में होना चाहिए, एंड जैसे मेरे को यहाँ पे तुरंत नहीं चमके, ठीक है, तो अगेन वही चीज हो गया कि सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, अभी नहीं चमक रहा, हो सकता है 2 स्टेप डाउन द लाइन चमक जाए। बहुत सारे टफ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं कि ऑन द फेस ऑफ इट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या बोल रहा है, बट जब हम उसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने का यहाँ पे मतलब क्या है कि सीधा मल्टीप्लाई करो, ओपन करो, दिख जाएगा कि किस लेवल तक पहुंच रहा है। ठीक है, आप क्लिक कर भी सकता है, नहीं भी कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, प्रोसीजरल क्वेश्चन है, सिंपल डोमेन की बात कर रहा है, बस 2-3 इनइक्वालिटीज बनेंगी, उनको सॉल्व करो, राउंड 1 में ही होना चाहिए, प्रोसीजरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सिंपल सेट का क्वेश्चन है, प्रोसीजरल क्वेश्चन है, वेन डायग्राम बनाओ, आधी चीज वहीं से सॉल्व हो जाएगी, राउंड 1 में होना चाहिए, प्रोसीजरल क्वेश्चन है। ओके, ये वाला चीज हो गया कि एक सेट दे रखा है, फिर इसने बोला कि ये सेट है जिसके 2 एलिमेंट है, फिर इसकी लैंग्वेज देख के हो सकता है कि कुछ बच्चे डर जाएं, तो राउंड 2 के लिए रख सकते हैं इसको, एंड अगेन जैसे राउंड 2 या राउंड 3 के लिए भी रख सकते हैं। और जैसे अगेन हमने बोला कि जैसे क्वेश्चन से जो वो बोल रहा है, अगर मैं छोटी छोटी चीजें करना चालू करूं, जैसे बोला कि एक सेट ये है,
ठीक है, तो हमने एक दो सेट बना के देख लिए, फिर उसने बोला कि उसका मैक्सिमम ऑफ सेट ए का जो एलिमेंट है ये, ठीक है, उसको सम करना है। तो ये जब हम मतलब एक तो हम क्वेश्चन को देखते रहे, दूसरा ये होगा कि हम थोड़ी सी कलम चलाएं, एक दो सेट बनाए कि एक एलिमेंट मान लिया 1 2 हो गया, फिर मान लिया 1 3 हो गया, जब ऐसे करके फिर मैक्सिमम एलिमेंट को जोड़ना है, तो जब हम ऐसे करके लिखना चालू करेंगे तो चीजें काफी क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके से क्रैक होते हैं, बट ऑफकोर्स ये राउंड 2 या 3 के लिए है जिन बच्चों ने इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, देखने में बहुत ज्यादा डरावना क्वेश्चन है, बट मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि जहां पे भी x आया है हर जगह 10x की फॉर्म में आया है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली राउंड 2 या 3 के लिए, 2 के लिए भी नहीं 3 के लिए, और 3 में इतना माथापच्ची करेंगे, करने की क्या, कहने की क्या कोशिश कर रहा है, बट जैसे 10x - 1 है, 10x - 1 है, तो इसको हम सिंपली कैपिटल X बोल सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब बड़ी बड़ी चीजें लिखी होती है तो वो भी कंफ्यूजिंग लगता है। कैपिटल X बोलते ही काफी चीजें तुम्हें क्लैरिफाई हो जाएगा और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, प्रिपरेशन अच्छी है तो फिर क्लिक कर जाएगा। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, ये देखने में काफी डरावना है, पैटर्न बेस्ड है, ये मेरे को दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा इसमें 3-5 करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का मैनिपुलेशंस लगेगा, तो इसको डेफिनेटली आई विल कीप इट फॉर द राउंड 3। शुरू में राउंड 1 में तो डेफिनेटली आई विल नॉट ट्राई टू वेस्ट माय टाइम ओवर इट, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या होगा, बहुत सारा टाइम खा सकता है और पूरे पेपर का टेम्पो खराब हो सकता है। तो आई होप इट इज़ यूजफुल फॉर यू। सारे टेस्ट बहुत सीरियसली दें, 3 घंटे का जब हम स्लॉट लेके बैठे हैं तो बीच में बिल्कुल ना उठें, जैसा एग्जाम में सिंसियरिटी होती है वैसा ही इसमें होना चाहिए। ऑल द बेस्ट। देखो, जेईई मेंस टेस्ट सीरीज में ये जो पेपर है इसके अंदर जैसे पहला ही क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन वैसे बड़ा घिसा पिटा क्वेश्चन है, बट बच्चे गलती करते हैं। इसके अंदर जो हमने परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि एक इंटरमीडिएट कंपाउंड से नेक्स्ट रिएक्शन में जाना है, उससे फिर नेक्स्ट में जाना है, और तब एक ही लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। इस बात का इस क्वेश्चन में ध्यान रखना था। ये मॉडरेट लेवल का सवाल है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं, जरूर सॉल्व करें, और ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए था, ये जरूर सही होना चाहिए था। अच्छा, दूसरा ये भी है कि 1 एटमॉस्फेयर कंडीशन पे जैसे बोला है इन्होंने वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, तो फिर 22.4 लेना है, क्योंकि न्यू डेफिनेशन ऑफ एसटीपी जो है उसमें तो 1 बार प्रेशर होता है, तब हम 22.7 लेते हैं। वैसे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जेईई मेन कभी भी एसटीपी की एनटीपी की बात करेगा तो वो 22.4 लेके ही आंसर बताता है जेईई मेन। जैसे ये क्वेश्चन है बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन का है। ये बैलेंसिंग के लिए कई सारे मेथड्स होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। हालांकि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बहुत ही कन्वीनियंट होता है, बेसिक मीडियम का ध्यान रखते हुए आपको बैलेंसिंग करनी थी। वैसे तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट करके के बाद भी हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी फिट बैठ रही है, एंड दैट आल्सो गिव्स द आंसर। इजी क्वेश्चन में काउंट होगा ये। क्वेश्चन में जैसे ये सवाल है, ये थोड़ा घुमा रहे हैं क्वेश्चन में कि मीथेन और एथिलीन है, इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए, कंबस्शन करवाया, रिएक्शन लिखेंगे, और एक तरीके से CO2 कितना मिला, ऑफ कोर्स एथिलीन से भी मिलेगा, मीथेन से भी मिलेगा। ये रेशियो उल्टा कर दिया, तो एक तरीके से ये क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का है। वैसे कई बार इसको ईडियोमेट्री बोलते हैं, वॉल्यूम मेजरमेंट के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट आपको पता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स इफ द प्रेशर एंड टेंपरेचर कंडीशंस आर सेम। तो आपको मोल कॉन्सेप्ट के ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कंफर्टेबल क्वेश्चन है, जरूर करना चाहिए था ये सवाल आपको, आपका ठीक हुआ भी होगा। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। इन्होंने लास्ट में ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे इथेनॉल और वाटर का सोल्यूशन ले लिया, ये इनके मासेस और वॉल्यूम लिए हैं, तो पूछ रहे हैं कि भाई व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ द इथेनॉल इन द सॉल्यूशन। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में एक कंडीशन दी हुई है कि नो चेंज इन द वॉल्यूम व्हेन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड। वैसे तो वॉल्यूम चेंज होते हैं, आप जब रियल सॉल्यूशंस पढ़ोगे, आप नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ते हो लिक्विड सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, तो वहां पर ये बात सीखने को मिलती है आपको कि इथेनॉल एंड वाटर एक पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ शो करते हैं। पर यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि वॉल्यूम एडिटिव नेचर के हैं, तो वॉल्यूम एडिटिव हैं, उसी इक्वेशन से डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम अप्लाई करोगे। क्वेश्चन कंफर्टेबल है, बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड तो नहीं है, बट आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये आसानी से होगा। हाँ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये पूछ रहे हैं, ये तो ईजिएस्ट क्वेश्चन हो गया। मतलब मोल कॉन्सेप्ट में किसी कंपाउंड के अंदर एटॉमिक मासेस पता हो तो हम बड़ी आसानी से नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स वी कैन फाइंड आउट। तो इजी क्वेश्चन, एवरीबॉडी शुड हैव डन इट। हाँ, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, जिन्होंने भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है अच्छे से डिटेल में, हालांकि ये फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है, डबली इंपॉर्टेंट है दोनों सब्जेक्ट्स में होने की वजह से। तो हमें पता है कि अगर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसा स्पेक्ट्रम है और N1 जो है वो जैसी कंडीशन लगाई हैं, तो नीड नॉट बी द ग्राउंड स्टेट जैसा मेंशन किया है, तो फिर कंफर्टेबली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। हालांकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मॉडरेट कैटेगरी में आएगा, अगर रिवाइज नहीं किया हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े मुश्किल पड़ते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी अगर देखोगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ग्राफ बने हुए हैं, S के लिए, P के लिए, वेव फंक्शन वर्सेस रेडियल डिस्टेंस के। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि S वाला ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, जबकि P, D, F बाकी सारे ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। और कितनी बार ग्राफ कट करेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोड्स। इतनी नॉलेज होने पर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा ही।
क्वेश्चन ने ये कहा है कि भाई ये इतने नैनोमीटर का कोई सिग्नल डिटेक्ट करता है किंग कोबरा, इतनी एनर्जी है, तो डायरेक्ट फार्मूला E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। प्लैंक्स थ्योरी के बेसिस पे क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। यूनिट्स का जरूर ध्यान रखने का, यूनिट्स अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके तब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अच्छा, जैसे ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज से क्वेश्चन उठाया हुआ है। जब एनसीईआरटी में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर हाईली स्टेबल, तो उनके रीजंस डिफाइन करते हैं कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सचेंज एनर्जी है, उसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरी अच्छे से क्लियर है तो सच क्वेश्चंस आर इजी, अदरवाइज यू गेट ट्रैप्ड इन सच क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चन में काउंट होगा वैसे ये, अगर थ्योरी पढ़ी है तो। हाँ देखो, ये क्वेश्चन E20 पेट्रोल के बारे में एक क्वेश्चन बनाया है, मतलब ये क्वेश्चन लिखा हमने कि भाई इस तरीके का एक क्वेश्चन होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में लैंग्वेज काफ़ी बड़ी दिख रही है, कुछ नहीं, मोलरिटी कैलकुलेट करके और सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है। लास्ट में डाइल्यूशन भी करवा रहे हैं, डाइल्यूशन कराओगे तो टोटल वॉल्यूम से फर्दर डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स को, तो न्यू मोलरिटी आएगी, और वही क्वेश्चन ने पूछा है। तो क्वेश्चन देखने में ऐसा लगेगा जैसे मुश्किल है, बट नहीं, इट इज़ अ मॉडरेट कैटेगरी क्वेश्चन, यू कैन डू कंफर्टेबली। अब ये क्वेश्चन है जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड है, उससे हम कैसे पॉलीथिलीन बनाते हैं, तो कितना मास बनेगा। तो कई बार ये N वगैरह देख के बच्चे घबराते हैं, जरूरत ही नहीं है, कार्बन पे POC लगा दो, CaCO2 एंड एथिलीन के बीच में कार्बन में। अब यहाँ तो एक ही रिएक्टेंट है, एक ही प्रोडक्ट है, जितना मास C2H4 का बनेगा उतना ही मास पॉलीएथिलीन का भी बनेगा। सो दैट कॉन्सेप्ट यू कैन अप्लाई एंड सिंपली सॉल्व द क्वेश्चन। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है और वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन एक मैटर पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल की जो वेवलेंथ होती है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है। तो उसका फॉर्मूला अगर काइनेटिक एनर्जी दी हुई है तो याद भी होगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। इफ यू अप्लाई द फॉर्मूला, यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, h की वैल्यू वही लेनी है जो क्वेश्चन में ली हुई है। अच्छा, ये जो 25 में से 5 सवाल आते हैं ना, इनमें न्यूमेरिकल वैल्यू वही लेनी है कांस्टेंट्स की, यूनिवर्सल कांस्टेंट्स की, जो क्वेश्चन दे रहा है आपको, तभी आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। और इंटीजर में यूजुअली वो रिपोर्ट करवाते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस मच विद एक्यूरेसी ऑफ दिस। जैसे को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक ही तो फॉर्मूला है, डेल्टा x इंटू डेल्टा p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। डेल्टा p मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा x मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अच्छा, यहाँ पर जैसे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि एक्यूरेसी की परसेंटेज दी हुई है, नहीं, ये अनसर्टेनिटी की परसेंटेज है, लैंग्वेज ऐसी लिखी जाती है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यूनिट्स का ध्यान रखते हुए सॉल्व करेंगे। थोड़ी गुणा भाग इन क्वेश्चंस में रहती है, तो इतनी कैलकुलेशन तो जेई पूछता है भाई। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद n इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू only, बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्वांटम नंबर्स का अच्छा आइडिया होना चाहिए, बट ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में काउंट होगा। सो दिस इज हाउ। तो ये पेपर ओवरऑल फिजिकल इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक मॉडरेट लेवल का पेपर था, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं था। हेलो बच्चों, जेईई मेट्स के PT1 में अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आए थे उनकी एनालिसिस करते हैं। इनमें कौन से क्वेश्चन इजी हैं, कौन से क्वेश्चन टफ है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर हैं किसके, C5H10 के। इस तरह के क्वेश्चंस करने से पहले, पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कम से कम में 50-60 क्वेश्चंस आपको किए हुए होने चाहिए। उनकी प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तो आप एग्जाम में या तो स्ट्रक्चर्स रिपीट करके काउंट कर लोगे या फिर कोई ना कोई स्ट्रक्चर को स्किप कर लोगे। अगर स्ट्रक्चर्स कम है तो फिर भी क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन मान लीजिए आइसोमर ज्यादा बन रहे हैं, उस केस में कौन सा स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, कौन सा स्किप हो रहा है, वो तभी आपको पता पड़ेगा जब आपने एक पैटर्न में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा हुआ है। जैसे यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, तो सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेना है। साइक्लिक स्ट्रक्चर पूछा है तो साइक्लिक में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ रहा है इसमें, तो साइक्लिक मतलब ये सिंगल रिंग वाला कंपाउंड है, तो पहले 5 मेंबर रिंग कितनी बन सकती है, फिर 4 मेंबर रिंग की सारी पॉसिबिलिटी काउंट करो, फिर 3 मेंबर रिंग की जितनी भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन रही हैं उस पर इथाइल लगा के, 2 मिथाइल लगा के, जो भी पॉसिबल बन रही है वो काउंट करें। तो ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है तो ये इजी लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा, ये क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। हाँ, इस क्वेश्चन में हमें इस कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के फंक्शन ग्रुप बताने हैं, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा है तो स्टार्टिंग में फंक्शन ग्रुप्स की लिस्ट भी देखी होगी और उनके क्वेश्चंस भी किए होंगे। अब ये चीज तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये NH2 अमीन नहीं है, अमाइड है, C डबल बॉन्ड O के साथ आ रहा है, ये एनहाइड्राइड है। तो ये क्वेश्चन तो एक आसान लेवल का क्वेश्चन है, कीटोन है, ये अमाइड नहीं है, कीटोन अलग है, अमीन अलग है, एल्डिहाइड अलग है, ठीक है। तो ये इजी लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, ये तो क्वेश्चन आप थ्योरी पढ़ते पढ़ते भी इस कॉन्सेप्ट को किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक बेंजीन वाला कंपाउंड दिया गया है और इस बेंजोनाइड कंपाउंड का UPSC नेम पूछा है। इस क्वेश्चन को भी मैं इजी लेवल पर डालूंगा, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ना तो कोई फंक्शन दिया है, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स दिए गए हैं और सब्स्टिट्यूएंट्स को तो
हम लोग जब नंबरिंग करेंगे तो ये देखेंगे कि लोएस्ट पोजीशन पे कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन आ रही है, मतलब लोएस्ट सेट किस और से आ रहा है। तो यहाँ लोएस्ट सेट की नंबरिंग कर दी। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम लिखना है, एंड में बेंजीन लिखना है। तो ये एक आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आईयूपीएसी नेम पूछा है। अब आईयूपीएसी नेमिंग के लिए आपने पढ़ा होगा कि मल्टीपल फंक्शन ग्रुप्स होता है, तो एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें मेन फंक्शन ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ एल्डिहाइड मेन फंक्शन ग्रुप है, कीटोन बाद में आता है, नाइट्रो अमीन एल्कीन वगैरह सब बाद में आते हैं। तो कीटोन एल्डिहाइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी और इस तरह से नंबरिंग होगी। ठीक है, फिर तो आपको नाइट्रो और ऑक्सो कहां कहां है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसे लिखना होगा, और मेन चेन में 7 कार्बन है तो हैप्ट लिखना होगा, एल्कीन की पोजीशन बतानी होगी, एंड में एल्डिहाइड के लिए एल उसका सफिक्स लिख देना होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है तो आसान है। अगर पहली बार जाके तुम टेस्ट में करने की कोशिश करोगे तो करने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे कितने एल्केन होंगे इन चारों में से, ऐसा कौन सा एल्केन होगा जो कि केवल 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन रखता है। तो ऐसे क्वेश्चन को तो आपको सभी का स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा जरूर लगेगा। तो चारों के स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे और चारों में हाइड्रोजन काउंट करने पड़ेंगे। पैटर्न में ऐसा कुछ है नहीं कि जो कि कुछ स्पेशल केस इसमें लग रहा हो। तो है ये क्वेश्चन एक आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में रॉन्ग आईयूपीएसी नेम बताना है। यहां भी थोड़ा सोच के क्वेश्चन करना होता है क्योंकि सामने स्ट्रक्चर नहीं दी है, सामने कंपाउंड का नेम लिखा हुआ है, और कई बार नेम से पकड़ में नहीं आता है कि नेमिंग कुछ गलत तरीके से या गलत कॉन्सेप्ट को या गलत रूल को फॉलो करते हुए की गई है क्या। ठीक है, तो जब आपको इन सभी स्ट्रक्चर्स को बनाना चाहिए, चारों को चेक करना चाहिए, जैसा नेम लिखा हुआ है पहले उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर बना लो। या तो नेमिंग में ही गड़बड़ होती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है, वो तो डायरेक्ट ही पहचान में आ जाता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कोई सब्स्टिट्यूएंट का नेम बाद में आना चाहिए और पहले लिख रखा है, वो तो डायरेक्ट नेम से ही पता पड़ जाएगा। लेकिन जनरली ऐसा करते हैं कि नेम से पता ना पड़े, आपको नंबरिंग करके देखनी पड़ेगी, चेन को सिलेक्ट करके देखना पड़ेगा। तो आपको जैसा कंपाउंड का नेम लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग पहले स्ट्रक्चर बना लेना है। जैसे यहाँ पेंटेन और 2 ऑल लिखा हुआ है तो 2 पोजीशन पे ऑल लगा दिया इस तरफ से नंबरिंग करते हुए, और 4 पोजीशन पर Cl लगा दिया। तो आप देखो फिर कि पहले तो कंपाउंड का नेम स्ट्रक्चर बना दिया आपने नेम के अकॉर्डिंग। अब आप सेलेक्ट करो कि कहीं नंबरिंग तो गलत नहीं की हुई है, कहीं मेन चेन तो सेलेक्ट गलत नहीं किया हुआ है। इस तरीके से ही आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये इजी लेवल का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ मिथाइलिन पर 2 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, तो ये डाइफिनाइल मीथेन है, और इस मीथेन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर क्लोरीन लगा दिया जाए तो कितने तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। ये भी आसान क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग मोनोक्लोरिनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उससे भी ये क्वेश्चन हो जाता है कि कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है, बस वो देखने हैं आपको। बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर स्टूडेंट ने की हुई है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, और अगर क्वेश्चंस नहीं किए हुए हैं तो ये क्वेश्चन करने में टाइम भी लगा देते हैं स्टूडेंट। तो ये बहुत आसान, बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने पूछा है कि डाई इथाइल ईथर का कौन सा आइसोमर नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल है, इस क्वेश्चन को में तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। ईथर है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, और 2 इथाइल है तो इसका मतलब हो गया 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन होने चाहिए, एक ऑक्सीजन होना चाहिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 होना चाहिए। जो भी कंडीशन यहां दिखाई दे रही है, ये वाली कंडीशन जहां दिखाई दे रहे हैं वो आइसोमर है, अगर वो सेम नहीं है तो आइसोमर नहीं है। इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो तो सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो कि शुरुआत तो करें कहीं से। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो, और क्वेश्चन में कहा गया है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मतलब जिसमें एक ही OH हो ऐसे एल्कोहल बनाओ, और फिर ऐसे आपको बताने हैं कि कितने ऐसे अल्कोहल हैं जो कि सेकेंडरी हैं, कितने टर्शरी हैं, और फिर उनमें से उनका डिफरेंस वगैरह निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो इस स्केलेटन के 6 कार्बन वाला स्केलेटन जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, उसकी जितनी भी स्ट्रक्चर्स बन रही हैं वो बना लो। 6 कार्बन के स्केलेटन की जितनी भी स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर बन रहा है, वो बना लीजिए। ठीक है, फिर उनमें आप देखिए कि सेकेंडरी कार्बन कौन कौन सा है, टर्शरी कार्बन कौन कौन सा है, और उन पर OH अगर लगा दिया जाए H को रिप्लेस करके तो कितने तरह के सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे, कितने तरह के प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने हिंट दे दिया है। पहले आपको 6 कार्बन की सारी चेन्स बनानी है, 6 कार्बन जिनमें हो ऐसे आइसोमर बनाने हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 होना चाहिए, और उनमें आप सेकेंडरी कार्बन, डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी कार्बन गिन लीजिए, वहां OH लगाने से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। डिफरेंट टर्शरी टाइप के हाइड्रोजन गिन लीजिए, वहां पर भी H को रिप्लेस करके OH लगाओगे तो टर्शरी अल्कोहल बनेगा। फिर कैलकुलेशन करना आसान है। तो ये क्वेश्चन बनाने में कंपैरेटिवली हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, अब ऑर्गेनिक क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन के कंपेयर में, पर ये आसान लेवल का क्वेश्चन है, ये इसके नंबर हाथ से निकलने नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसमें
एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C5H10O2 का, और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर बनाने हैं आप, ठीक है, और उसके बाद में उनका डिफरेंस यहां बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो ये कार्बन तो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में ही यूज हो गया। अब यहां कितने कार्बन बचे? 4 बचे, क्योंकि 5 कार्बन वाला तो पूरा कंपाउंड ही है। ये 4 कार्बन वाला प्रोपाइल हो गया, सॉरी ब्यूटाइल हो गया। ब्यूटाइल 4 तरह के होते हैं, आपको बता रखे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। और ऐसे ही आपको एस्टर भी काउंट करने हैं कि अगर एस्टर होगा तो इस तरफ एक कार्बन तो कम से कम होना ही चाहिए, और इस तरफ आप H भी लगा सकते हैं, कार्बन भी लगा सकते हैं। तो एक बार तो इस तरफ 3 कार्बन लगा के देखें, फिर 2 कार्बन यहां होगा तो 2 कार्बन यहां हो जाएंगे, फिर 1 कार्बन यहां हो जाएगा, तो फिर सॉरी टोटल कार्बन 2 तो हो ही चुके हैं, हाँ, तो 3 कार्बन एक बार करें, फिर 2 कार्बन करें, फिर 1 कार्बन करें, और फिर एक बार एक ही H लगाएं और इस तरफ बढ़ाते जाएं। तो आपको आइसोमर काउंट करने होंगे। इस तरह के एस्टर वाले एग्जांपल्स भी हम लोगों ने किए हुए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा टाइम जरूर ज्यादा लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को टफ क्वेश्चन नहीं कहा जाएगा। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। मैंने फिर कहूंगा, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है तो एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। जब आप 10 टाइम्स क्वेश्चन ज्यादा करके जाएंगे तो आप एग्जाम में भी ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाकर क्वेश्चंस को एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाए। यहां एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H8, और इसमें एरोमेटिक स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने हैं जिसमें बेंजीन रिंग हो। मैं फिर कहूंगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सबसे पहले काउंट करें। अब इसमें ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आ रहा है, और फिर एल्कोहल और फिनॉल्स कितने बन रहे हैं वो आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले तो आपको स्केलेटन बना लेना है कि बेंजीन रिंग के 6 कार्बन तो आएंगे ही आएंगे। एक कार्बन डायरेक्ट भी अटैच्ड हो सकता है और इनडायरेक्ट भी अटैच्ड हो सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 4, खैर मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्वेश्चन को एनालिसिस करूंगा। तो ये क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन। आप पहले कार्बन के मतलब बेंजीन के स्केलेटन्स बना लीजिए, ईथर कितने बन रहे हैं, अल्कोहल कितने बन रहे हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर से क्वेश्चन सॉल्व करने में मैं फिर कहूंगा आपको कि स्ट्रक्चर्स बनाकर प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए। अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है तो आप स्ट्रक्चर जरूर छोड़ देते हैं, या ज्यादा स्ट्रक्चर बन रही है तो स्ट्रक्चर्स को रिपीट भी कर देते हैं और काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरे हिसाब से तो एक ईजी लेवल का पेपर था। जेई मेट्स 1 के फिजिक्स के पेपर के अंदर का एनालिसिस अपन लोग करते हैं। एंड पेपर के अंदर आई ट्राइड दैट कि ना लगभग सभी फॉर्मूले एक बार एटलीस्ट आपके सामने आ जाए। जो भी जेई मेन के अंदर हल्की फुल्की जो कॉम्प्लेक्सिटीज कभी कभी अगर किसी सवाल में अगर आती है तो वो भी मैं इस पूरे पेपर के अंदर कहीं आपकी टेस्ट कर लूँ। और भी मेरे मन में 1-2 बातें थी कि है ना बच्चों से ना जो कितने अलग अलग टाइप के जो सवाल पूछते हैं, चाहे वो असर्शन रीजनिंग के सवाल हों, चाहे कितने स्टेटमेंट्स ट्रू हैं उस तरह के सवाल हों, वो भी मैं आप लोगों से बहुत पूछ लूँ। तो ये मेरे सारे मन में थी एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपसे हर तरह का सवाल पूछ सकूँ। सबसे पहला वाला सवाल आपने बड़ा मेरे ख्याल से कर ही रखा है। किसी पार्टिकल बड़ा मेरे ख्याल से हमने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका था, हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा था। कहीं ना कहीं बड़ा पूछ रखा था कि जो एंगल बीटा होगा वो कितना होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि tan बीटा इज इक्वल्स टू वी अपॉन वी एक्स। वी और वी एक्स आप लोगों को रिलेट आराम से करने आते हैं। तो वेलोसिटीज किस तरह से टाइम के साथ रिलेट होती है उसका एक बेसिक सवाल था एंड आई रियली होप कि मोस्टली बच्चों ने वाला सवाल सही ही किया होगा। ये वाला सवाल अगेन सवाल आसान था, और मैं सही कहूँ तो ना सवाल मेरे लिए उतना बड़ा एम नहीं था। बस ये चाह रहा था कि बच्चे जो ना वो मैच तो कलम वाला जो क्वेश्चन है उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें, ठीक है। बाकी बड़ा सवाल आप जैसा आप देख सकते हो कि इट इज एक्सट्रीमली इजी। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का बड़ा अगेन एक आसान सवाल। हालांकि बड़ा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में मोस्टली बच्चे जो ना वो बड़ी वाली इक्वेशन जो है y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा वही मोस्टली बड़ा लगातार लगाते रहते हैं। इसमें बड़ा मैंने जो y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r का सवाल पूछा है। x और y कोऑर्डिनेट दे रखे हैं r की टर्म्स में, और ऑफ कोर्स बड़ा थीटा पूछ रखा है, तो यही बात दिमाग में सबसे पहले आएगी। तो इसका आसान सा सवाल है, बड़ा आराम से सिर्फ वैल्यूज पुट कीजिए और अपना आंसर निकाल। इट इज अ गुड क्वेश्चन। बी जो है वो ए की तरफ पत्थर फेंकता है, ए बेटा बी की तरफ फेंकता है। कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बड़ा ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि इस बात को कि अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस होता तो बड़ा ऑफ कोर्स बी का जो पत्थर है वो चलते 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 सीधे ए से टक्कर करता, यानी ग्रेविटी के कारण ऑफ कोर्स बड़ा इस तरफ एक पुल आएगा और ये पत्थर चलते चलते यूं आ जाएगा। इसी तरह से अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस होता तो ए से जो पत्थर था बड़ा वो ऑफ कोर्स चलते चलते सीधा बी से टक्कर करता, लेकिन ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करेगी तो ये जो पत्थर होगा ये चलते चलते ऐसे आएगा। बीच में दोनों के दोनों कहीं ना कहीं टक्कर करेंगे। टक्कर करना कंपल्सरी है, ये मेरे ख्याल से पहले सोच लो कि टक्कर कैसे करेंगे। टक्कर करने के लिए बड़ा कुछ खास ऐसे सोचने की जरूरत है नहीं। कैसे?
जैसे मान लो बेटा पहले वाले पत्थर के पास वेलोसिटी है ऐसे, एक्सेलरेशन है ऐसे, दूसरे पत्थर के पास बेटा वेलोसिटी है ऐसे, एक्सेलरेशन है ऐसे। इस पत्थर के रेस्पेक्ट में अगर इसको देखूंगा तो इसके एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ दूंगा तो ऑफ कोर्स रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया। इसकी वेलोसिटी को अगर उल्टा करके जोड़ दूंगा तो इसके रेस्पेक्ट में इसके पास जो वेलोसिटी आएगी वो ऑफ कोर्स बेटा इस दूसरे वाले पत्थर की तरफ ही आएगी। तो वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन है नहीं, तो बेटा ऑफ कोर्स उन दोनों पत्थरों के बीच में आपस में टक्कर तो हो ही जाएगी। तो कॉन्सेप्चुअल सवाल था, बड़े आराम से बच्चा इत्मीनान से सोच सकता है। थोड़ा सवाल कॉन्सेप्चुअल बढ़िया तो था। बच्चों को बड़ा ऑफ कोर्स थोड़े से टक्कर वक्कर इलास्टिक कोलिजन के सवाल में हल्की फुल्की दिक्कत आती है, खास तौर से किस बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक्स पढ़ रखी हो तो। बट फिर भी ठीक बड़ा एक इलास्टिक कोलिजन का एक बेसिक आइडिया तो रहता ही है। कॉन्सेप्ट बड़ा तुम जानते ही हो, जिस टाइम पर बॉल की टक्कर होगी उस टाइम पर बॉल के पास जो वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी होगी उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा कि इसके पास अगर वेलोसिटी vx थी तो टक्कर के बाद वेलोसिटी e टाइम्स vx हो जाती है उल्टे डायरेक्शन के अंदर। अब वो अलग बात है कि बेटा ये इलास्टिक कोलिजन है तो बेटा ये vx की vx ही रहेगी। तो होना क्या है कि ये जो पार्टिकल आपका बड़ा टक्कर के बिना अगर यूं जा रहा था तो टक्कर के बाद ऑफ कोर्स ये ऐसे आ रहा है। तो आप इस दीवार को एक तरीके से मिरर टाइप मान सकते हो और ऐसा मान सकते हो कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आपके पास इमेज है, बॉल बड़ा कहाँ गिरी है वगैरह वगैरह। बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा है, बड़ा आराम से आपसे बन ही जाएगा। सवाल इंटरेस्टिंग तब होता है जब इनइलास्टिक कोलिजन होता और लेट से बड़ा ई की वैल्यू हाफ दे रखी होती या 1/3 दे रखी होती। तब उस केस में अगर मान लो कि ये वाला डिस्टेंस अगर आपके पास x है और ई की बड़ा मेरे पास लेट से बड़ा हाफ है तो ये वेलोसिटी आपकी हाफ टाइम्स जाती है हॉरिजॉन्टल वाली। तो अगर ये x आता तो बड़ा ऑफ कोर्स आपके पास ये x/2 आता, ई की वैल्यू 1/3 होती तो बड़ा ये x/3 आता। देन क्वेश्चन वुड हैव बीन इवन बेटर। ऐसा कभी ना कभी बड़ा एडवांस वगैरह में भी मेरे ख्याल से आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सवाल अच्छा है, बच्चा बड़ा एक्सपेक्ट करता है कि ना वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देंगे, स्लोप देंगे, मैं बड़ा आराम से एक्सेलरेशन निकाल लूंगा। लेकिन यहाँ पर 1/v वर्सेस टाइम ग्राफ है तो जिस बच्चे को बेसिक आइडिया होगा ना कि यार स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है वही सवाल कर पाएगा, है कि नहीं बेटा। और यहाँ पर बड़ा ऑब्वियस बात है कि ना स्लोप ही दिमाग में क्यों आया, क्योंकि ये जो कर्व दे रखा है इस पर टेंजेंट खींच रखा है और टेंजेंट जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस से 45 मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 135 डिग्री बना रहा है। ये सवाल के अंदर दे रखा है ग्राफ के अंदर, तो ऑब्वियस बात है कि सारी की सारी बात मिला किसकी है, स्लोप की है। लेकिन अगर मैं स्लोप की अगर बात करूं तो स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है dy/dx। x नहीं बेटा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग t है, y में बेटा ऑफ कोर्स v नहीं है बेटा, y में बेटा मेरे पास ऑफ कोर्स 1/v है। तो एक बेसिक आइडिया होना कंपल्सरी है कि व्हाट डज स्लोप रिप्रेजेंट्स एंड दिस स्लोप शुड बी इक्वल टू tan ऑफ 135 डिग्री। बट आगे तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है। तो किसी बच्चे को बेसिक आइडिया होगा ना कि स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट पर डेरिवेटिव dy/v dx। y की जगह यहाँ पर 1/v है, x यहाँ पर मेरे पास t है। तो बेसिक बात आती होगी तभी सवाल बन पाएगा, अदरवाइज बड़ा सवाल हमसे नहीं बनेगा। अगेन बेटा सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है और थोड़ा मैं सही कहूँ तो थोड़ा पजल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। किसी बच्चे ने अगर आराम से इत्मीनान से किया होगा तो 2-2.5 मिनट के अंदर आंसर आ गया होगा और आंसर बड़े इत्मीनान से आया होगा। कोई खास फिजिक्स नहीं है, पजल टाइप सवाल है जो मेरे ख्याल से बच्चों को 9th-10th क्लास में पजल सॉल्व क्या करते हैं ना, काफी हद तक इस तरह का सवाल है। ऑल्दो मैं सही कहूं तो जेई मेन वालों को बड़ा इस तरह के सवाल वो लगातार पूछते नहीं है ना, उनको पजल टाइप के फिर दिमाग वाले सवाल इतने ज़्यादा पसंद होते नहीं है। बट मैंने सोचा कि मैं कम से कम कुछ बच्चों को बड़ा ऑफ कोर्स पजल्स वगैरह सॉल्व करना पसंद होती तो उनके हिसाब से मैंने वाला सवाल पूछ लिया था। बिल्कुल आसान सा सवाल है, ध्यान रखना इसमें बड़ा आदमी यहाँ से स्टार्ट होता है, गाड़ियाँ यहाँ से स्टार्ट होती है और जब आदमी स्टार्ट होता है तो पहली गाड़ी यहाँ से स्टार्ट होती है ना, और फिर गाड़ियाँ लगातार इधर से आती रहती है, आदमी इधर चलता रहता है, उसे रास्ते में कितनी गाड़ियाँ मिलती है ये पूछा है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है और बिल्कुल पजल टाइप सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें है ऐसा नहीं है, दिमाग वाला सवाल है। बेटा इसमें मुझसे पूछा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन किस तरह कब सेम होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा बड़ा पाथ के टेंजेंशियल होती है और एवरेज वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग होती है। इन दोनों फैक्ट को यूज करके बेटा यहाँ से स्टार्ट करते करते पार्टिकल अगर यूं आ रहा है तो यहाँ से बेटा अगर मान लो कि अगर आप टेंजेंट खींचोगे ना तो ये वाला पॉइंट होगा जहां पर आपकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी। क्योंकि ये टेंजेंट है इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे है, ये इनिशियल है ये फाइनल है तो ये डिस्प्लेसमेंट है, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है उसी तरफ आपकी एवरेज वेलोसिटी है। सो ऑफ कोर्स दिस इज द पॉइंट एट विच द एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन। हालांकि बच्चा एक बात तो बोल सकता है कि सर डी पॉइंट के आगे जब पार्टिकल यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर है, ये भी सर सारे के सारे आंसर होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी भी इस तरफ है और सॉरी एवरेज वेलोसिटी तो ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट इनिशियल है ये वाला पॉइंट फाइनल है तो ये एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन है और ऑफ कोर्स बड़ा वेलोसिटी तो इस तरफ है ही है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी इस तरफ है। लेकिन ये सारे के सारे ऑप्शंस जो ना ये डी ऑप्शन पर पहुंचने से पहले वाले टाइम के हैं तो इसलिए ये वाला आंसर इनमें है नहीं, अगर होता तो उसी में आंसर लिखते। ठीक है, एनीवेज बेटा बिल्कुल अगेन सिंपल सवाल, ऑब्जर्वर है बेटा उसको रेन कैसे नजर आती है तो बेटा ये ऑफ कोर्स रेन का
रेन वाला सिंपल सवाल हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली है, बस इंसान की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दूं। हाँ, यहाँ पर मैंने एक्सेलरेशन दे रखा है इस ऑब्जर्वर के पास, जो थोड़ा सा किसी बच्चों को थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स टाइप लग सकता है, बट इसमें कुछ खास बात है नहीं। अगर मान लो कि इस इंसान के पास एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और अगर मान लीजिए कि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है, तो जैसे आप सोल्व करते हो वैसे सोल्व करते रहो, किसी भी टाइम पर इसकी वेलोसिटी 2t हो जाएगी, और इसके रेस्पेक्ट में अगर रेन देखनी है, थोड़ा इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, इसमें लोड क्या लेना है, ठीक। तो अगर एक्सेलरेशन भी हो तो बड़ा सवाल हम जैसे करते हैं ना वैसे करते रहेंगे, कुछ खास सच बात नहीं है। तो रियली लाइक दिस क्वेश्चन, और बेटा मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चों को समझ भी आ गया होगा। मोस्टली बच्चे ऑफ कोर्स वेलोसिटी के साथ ही करते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन के साथ बड़ा एडवांस के अंदर भी पूछ रखा है, और इवन जेईई मेन के अंदर भी टफ क्वेश्चन के अंदर ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन होता है, बट वी विल ट्रीट इट वेरी लाइक जैसे हम वेलोसिटी को ट्रीट करते हैं, बस इसकी वेलोसिटी हम 2t लिख देंगे, बस दैट्स इट। एंड t इज ऑफ कोर्स वेरिएबल, तो दिस वेलोसिटी इज आल्सो वेरिएबल, तो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली हमारे पास सेम ही रहेगा। बस जिस बच्चे ने रट रखा ना उसको हल्की फुल्की दिक्कत आ सकती है, जिस बच्चे ने समझ रखा उसको कोई दिक्कत सच नहीं आएगी। बेटा ये वाला सवाल मैंने जेईई मेन का ही लिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज ही चेंज किए। बेटा जेईई मेन में ये वाला सवाल 2 बार आ रखा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी मेरे बच्चों से पूछ लेता हूँ। बेटा मेरे पास ऐसे कोई टावर है, किसी बॉल को मैंने यू वेलोसिटी से यूं फेंका, यूं चलते 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 बेटा बॉल यहाँ पर आती है, टाइम लगता है उसको 20 सेकंड। सेम बॉल को मैंने बेटा यू वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंका, यहाँ से यहाँ बेटा पहुंचने में उसको टाइम लगता है बेटा कितना, 5 सेकंड। तो पूछ रखा है कि मैं बॉल को अगर मैं यहाँ से अगर रिलीज करूँ तो यहाँ से चलते चलते कितने टाइम बाद पहुंचेगा। तो बेटा एक इक्वेशन यहाँ पर एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, फिर एक इक्वेशन यहाँ पर बेटा एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, उससे मेरे पास एच आ जाएगा। फिर यहाँ से तो बड़ा आराम से बोल दूंगा कि रिलीज करने पर टाइम लगता है √2h/g, तो उससे मेरा आंसर बड़े आराम से इत्मीनान से आ जाएगा। ये वाला सवाल जेईई 2 बार पूछ रखी है, सिर्फ इतना सा फर्क था कि बेटा उसने क्या रखा था कि यूं आ रहा है तो टाइम होगा t1, यूं आ रहा है तो टाइम होगा t2, और फिर 4 ऑप्शन दे रखे थे, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वेरिएबल में सवाल पूछ रखा था, और ऑफ कोर्स बेटा जो उसका आंसर था वो √t1 t2 था, ये हमारा राइट आंसर था। अब जब एंटी ने ये वाला सवाल पूछा ना, तो उन्होंने ऑप्शन से इतने गंदे गंदे बनाए कि बच्चों ने सॉल्व ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि एक ऑप्शन बना दिया √t1 + t2। ऑफ कोर्स बेटा √t1 + t2 जो है ना, और आंसर क्या पूछ रखा है, टाइम पूछ रखा है, और t1 + t2 डायमेंशनली देख सकते हो कि इसका जो रूट है वो तो टाइम रूट ऑफ टाइम आएगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता। ऐसे उन्होंने एक ऑप्शन बना रखा था √t1 - t2, अगेन ये भी डायमेंशनली टाइम नहीं हो सकता। एक ऑप्शन दे रखा था √t1/t2, ये ऑफ कोर्स डायमेंशनल लेस क्वांटिटी हो गई, और पूछ क्या रखा है, टाइम। तो ये सारे ऑप्शन गलत थे, तो बच्चों ने बिना सॉल्व किए वाला आंसर दे दिया। मैं चाहता था कि बच्चे सॉल्व करें, तो बेटा मैंने सारे सवाल को न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया। सवाल जेईई ने 2 बार पूछ रखा है, एक बार बेटा ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल्स में पूछ रखा था, ठीक है, तो मैंने न्यूमेरिकल्स मैंने पूछ लिया, ठीक है। सवाल अच्छा था इसलिए बेटा ने पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा। उस बड़ा सिंपल सा सवाल है, लैंग्वेज बेटा अपन ने थोड़ी सी अच्छी बना रखी है, कोई डिस्क्रिपेंसी क्रिएट ना हो ऐसी बना रखी है, ठीक है। ये सवाल बेटा अगेन आपके पास अच्छा है। बेटा पी और क्यू के पास बेटा पहले वेलोसिटीज दे रखी है, ये वेलोसिटी ऑफ पी है, बेटा ये वेलोसिटी ऑफ क्यू है। उसी तरीके से बेटा है ना पी जो है ना वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, क्यू जो है ना उसकी बेटा एक्चुअल इनिशियल पोजीशन मेरे पास ये दे रखी है। मुझसे बेटा क्या पूछ रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पी। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी टाइम पर कह सकते हो कि पोजीशन ऑफ क्यू विल बी इनिशियल पोजीशन ऑफ क्यू प्लस वेलोसिटी ऑफ क्यू मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एक्सेलरेशन होता तो बेटा वो भी हम लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह से बेटा पोजीशन ऑफ पी भी हम बड़ा आराम से लिख सकते हैं, इनिशियल पोजीशन बेटा ऑफ कोर्स 0 है, तो सीधा बेटा ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ पी मल्टीप्लाइड बाय टी। मुझसे क्या पूछ रखा है, मुझसे पूछ रखा है पाथ ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पी, तो बेटा मुझसे पूछ रखा है पोजीशन ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पी, इट इज ऑफ कोर्स बेटा पोजीशन ऑफ क्यू माइनस बेटा पोजीशन ऑफ पी। ये निकाल लेना बेटा, ये समथिंग समथिंग बेटा एक्स आएगा, समथिंग समथिंग वाई आएगा, मतलब समथिंग समथिंग आई कैप आएगा, समथिंग समथिंग जे कैप आएगा। आई कैप के साथ वाले टर्म एक्स है, जे कैप के साथ वाले टर्म आपके पास y है। x और y दोनों बड़ा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम को एलिमिनेट करोगे तो x और y के बीच की आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो थोड़ा वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट था, बट इट वाज ए ठीक डिसेंटली गुड क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि इसका हल्का फुल्का और कॉम्प्लिकेटेड वर्जन कभी ना कभी जेईई मेन एडवांस कभी भी कहीं भी आ सकता है। अगर इसमें एक्सेलरेशन होता तो बड़ा ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होता तो हाफ AT² भी हम लिखते थे और बड़ा आराम से उसका भी आंसर निकाल सकते थे। अगेन बेटा सिंपल सवाल, बड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर अप द इंक्लाइंड बड़ा डाउन द इंक्लाइन, उनकी बड़ा मैक्सिमम रेंजेस दे रखे हैं, और ग्राउंड पर जो मैक्सिमम रेंज है उसके फॉर्मूला पूछा है। अगर बड़ा आपके पास ये वाला एंगल थीटा है, तो जब ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम रेंज का बड़ा फॉर्मूला होता है u² g 1 + sin थीटा। जब नीचे फेंकते हैं तो बड़ा मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है u² g 1 - sin थीटा। मैंने बड़ा ये फॉर्मूला जानबूझ के इसलिए पूछा क्योंकि ना ये फॉर्मूला बच्चे भूल जाते हैं,
बस इसलिए पूछ लिया, ठीक है। फाइनल रिजल्ट याद रहना चाहिए, इसलिए मैंने जानबूझकर वाला फॉर्मूले पे सवाल पूछा। ऑल्दो जेईई मेन वाले बेटा है ना इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन के सवालों को अक्सर अवॉइड करते हैं, इक्का दुक्का बार ही पूछते हैं, लेकिन जब वो इक्का दुक्का बार पूछते हैं तब भी अच्छा बच्चा भी उसको कई बार नहीं कर पाता है, और करता है तो बड़ा पूरा शुरुआत से डिराइव करके फिर एक्सप्रेशन पर पहुंचकर फिर आंसर निकालता है, और 5 या 6 मिनट बाद उसका आंसर आता है। तो मैं चाह रहा था कि बच्चे का आंसर पहली बार में आ जाए, इसलिए ये वाला सवाल मैंने आज ही पूछ लिया, ठीक है। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज बेटा, ठीक है, बिल्कुल बेटा अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है ना बेटा। टॉय कार है बेटा, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है, और बेटा 2 सेकंड बाद बेटा दूसरी कोई कार है बेटा, वो सेम पोजीशन से सेम एक्सेलरेशन से जा रही है बेटा, वो 1 सेकंड बाद दोनों के बीच में कितना सेपरेशन होगा बेटा, पहले वाले कितनी चल रही वो निकाल लो, दूसरे वाले कितनी चली वो निकाल लो बेटा, सेपरेशन निकाल लो, ठीक है। ये सवाल बड़ा अच्छा है। ये अगेन बड़ा प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर, इसको बड़ा तुमने यू स्पीड से फेंका बेटा, इसको तुमने यू स्पीड से फेंका, ये चलते 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 बेटा यहाँ आ गई बेटा, लेट्स से दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी r1। ये बड़ा प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर बेटा केस 3 टाइप सिचुएशन है बेटा, दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी r2। बेटा मुझसे ये वाला डिस्टेंस पूछिए कि ये कितनी होगी, समझदार बच्चा बोलेगा सर दिस इज ऑफ कोर्स r1 माइनस r2, आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन जिस बच्चे का तेज दिमाग काम करता होगा ना, वो बोलेगा कि सर अगर दोनों के पास अगर स्पीड सेम है ना, तो बाय सिमेट्री मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो मोशन इसका है और ये जो मोशन इसका है, आराम सोच लेना, ये तो सेम ही होगा। तो ये जो r1 माइनस r2 है, ये वाला सेपरेशन और ये वाला सेपरेशन तो सेम होगा, और ये सेपरेशन हम बड़े आराम से ग्राउंड टू ग्राउंड वाला जो रेंज है उसके बराबर लिख सकते हैं। थिंक अबाउट दिस, तो हो सकता है कि एक लाइन में आंसर आ जाए। अगर ये वाली बात ना समझ में आई बेटा, फिर तो ऑफ कोर्स r1 r2 निकालना माइनस करता हूं, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग से करोगे तो हो सकता है कि बेटा 30 सेकंड में आंसर आ जाए, फॉर्मूले से करोगे तो हो सकता है बेटा 2.5 मिनट में आंसर आ जाए, सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए सवाल मैंने आपसे पूछा था बेटा। रिवर फ्लो कर रही है 2 मीटर पर सेकंड से बेटा, ठीक है। कार जो है बेटा बी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और 8 मीटर पर सेकंड से कोई ना कोई कार ऐसे जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इंस्टेंट पर कोई बेटा बोट स्टार्ट होती है ए से, ठीक है, डायरेक्टली अपोजिट टू बी, एंड मूव्स इन स्ट्रेट लाइन टू कैच द कार। बेटा कार चलते 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 बेटा लेट्स से यूं आई बेटा, बोट चलते 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 यूं आएगी, सही बात है बेटा। बोट की जो स्पीड है ना पानी के रेस्पेक्ट में वो 10 दे रखी है, कितना टाइम लगेगा बेटा दोनों को मीट करने में, तो जिसका दिमाग तेज काम कर रहा है ना बच्चे का, वो तो यूं निकाल लेगा, बोलेगा देखो सर सीधी सी बात है कि चाहे ना कार यहां से यहां पहुंचे चाहे बोट यहां से यहां पहुंचे, एक्स एक्सिस के अलोंग तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अब एक्स एक्सिस के अलोंग बोट के पास 2 मीटर पर सेकंड तो कंट्रीब्यूशन किसका होगा, रिवर का हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो बोट के पास इधर की तरफ जो वेलोसिटी है वो सिर्फ 6 होनी चाहिए, क्योंकि कार के पास 8 है, 6 हो जाएगी बोट की, 2 हो जाएगी बेटा रिवर की, ये भी 8 है ये भी 8, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम। बोट की जो नेट वेलोसिटी है वो मुझे 10 दे रखी है, मतलब रिवर के एस्पेक्ट में 10 दे रखी है, उसमें से अगर बेटा ये अगर 6 है तो वेक्टर से हम कह सकते हैं कि मेरे पास ये 8 होगी। 200 मीटर है बेटा, 8 मीटर पर सेकंड वाई डायरेक्शन बेटा आपके पास वेलोसिटी है, ऑफ कोर्स 200/8 आपका आंसर आना चाहिए। बाकी बेटा ठीक है, कोई बच्चा अगर बेसिक से करना चाहिए, एक्स के लॉन्ग वाई के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट सेम है वगैरह वगैरह करना चाहिए, कर सकता है, कोई दिक्कत है सच नहीं। ये वाला सवाल बेटा जेईई ने ना मेरे ख्याल से कोई 7 या 8 बार पूछ रखा है मेंस में, तो मैंने ये पूछ लिया, बिल्कुल सिंपल सवाल है बेटा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कम से कम बेटा 6-7 बार तो एटलीस्ट मान के चलो कि सेम सवाल पूछ रखा है, बस मेरा यहाँ पर 1/3 और 2/3 की जगह मेरे ख्याल से हाफ होगा, या बेटा 1/3 ऐसा कुछ होगा। ये वाला सवाल कई लोगों ने देख रखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज असर्शन रीजनिंग का बढ़िया सवाल, सीरियसली बेटा बढ़िया सवाल, एंड मैं सवाल नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। मैं चाहता था कि बेटा असर्शन रीजनिंग पर बच्चा आराम से अच्छा सवाल करे, लैंग्वेज वाला सवाल करे, तो बेटा मैंने वाला सवाल पूछा। किसी बच्चे ने अगर सवाल अगर नहीं समझ में आया है तो मैं सिर्फ एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, लेट्स से पोजीशन x इक्वल्स टू टी क्यूब है। अब इससे आप बड़े आराम से वेलोसिटी निकालो किसी टाइम पर कितनी होगी, और फिर एक्सेलरेशन होगा किसी टाइम पर कितना होगा, और फिर देखो कि ये दोनों जो असर्शन और रीजनिंग है वो मैच कैसे कर पा रहे हैं, और उस मतलब इसकी रोशनी के अंदर असर्शन और रीजनिंग पढ़ो तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। या फिर लेट्स से बड़ा पोजीशन इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू t⁻⁴ या t⁻⁵ जो भी हो, है ना, ऐसा बड़ा कुछ लेके देखो, और उसके बाद देखो कि असर्शन में क्या लिखा और रीजन में क्या लिखा है। मेरे किसी आर्गुमेंट की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी, आप खुद ही सारा सवाल कर ही लोगे। अगेन बेटा अच्छा सवाल, मतलब सवाल अच्छा नहीं है बल्कि सही कहूं तो सवाल का टाइप अच्छा है। इस तरह के सवाल जेईई में बच्चों को खूब परेशान किए हैं, जिसके अंदर ना 5 या 6 स्टेटमेंट पूछ लेते हैं और पूछते हैं कौन से स्टेटमेंट सही है। तो बोलने को तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन हो गया ये, लेकिन होने को तो ये मोर देन वन करेक्ट है, एडवांस वाला है कि नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। तो इसलिए ये वाला सवाल का टाइप मुझे बड़ा पसंद आया, और इस बार भी मतलब 2026 के अंदर बेटा जेईई ने इस तरह के सवाल पूछे थे, इवन नीट में भी इस तरह के सवाल पूछ रखे थे। तो मैं चाहता था कि बच्चे इस तरह के सवाल के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। बाकी बेटा सवालों में कोई खास बात नहीं है, सवाल के टाइप में खास बात थी वो मैंने आपसे पूछ ली, सवाल में कोई खास बात नहीं है, बच्चे ने सटासट कर भी लिए होंगे। और अगर मान लो कि एक भी ऑप्शन में अगर उसको दिक्कत आ गई तो ऑफ कोर्स उसका आंसर गलत आया भी होगा, कोई बच्चा ऐसा भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा है ना
अच्छा सवाल है बेटा, ठीक है। मेरे ख्याल से बेटा बिल्कुल ऐसा कुछ दे रखा होगा कि एक बड़ा बोट यहाँ पर होगी बेटा, एक बोट यहाँ पर होगी, ये शायद बेटा यूं आ रही होगी, ये बेटा शायद यूं आ रही होगी, दोनों कहीं ना कहीं बेटा यहाँ आके मीट कर रहे होंगे। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बेटा दोनों की पोजीशंस को सेम कर दो। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर ना करना चाहो तो बेटा इस पर बैठकर इसको देखो तो इसके सारे सारे वेलोसिटी इसकी तरफ होनी चाहिए, तभी जाके दोनों मीट करेंगे। ग्राउंड से भी कर सकते हो बेटा, ठीक है, और चाहो तो बेटा रिलेटिव से भी कर सकते हो। रिलेटिव में अगर बेटा मैं इसके रेस्पेक्ट में अगर करूंगा तो इसकी वेलोसिटी को इसमें उल्टा करके जोड़ दूंगा तो सारी वेलोसिटी यूं आनी चाहिए, तभी ये दोनों मीट कर पाएंगे। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो बेटा सॉल्यूशन हमने आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन दे रखा ना, उसमें दोनों की पोजीशन सेम कर दी है। मुझे कौन सा पसंद है कि आप इस पर बैठकर इसको देखो और दोनों अगर मिलने चाहिए तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी ऐसे आनी चाहिए इसकी तरफ, है ना। एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज अगेन बेटा एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन बेटा तुम्हें दे रखा है और बेटा कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह दे रखा है। बेटा एक्सेलरेशन, ये बेटा मेरे पास वेलोसिटी है, बेटा मेरे पास ये टाइम है। पहले बेटा कोई ना कोई मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे रखा है, बेटा एक्सेलरेट करती है बेटा, फिर उसके बाद बेटा ये रिटार्ड करती है। कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह की बात कर रखी होगी। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा और एरिया अंडर देकर वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। सिंपल से बड़ा सवाल है, कोई खास ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये वाला सवाल बेटा थोड़ा सा मुझे पसंद आया, है ना। ये वाला सवाल तुमको सोचना चाहिए। पार्टिकल ए जो है वो t इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होता है और उसके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और x इक्वल्स टू 1 मीटर पर पहुंच जाता है 1 सेकंड के अंदर। तो बेटा ठीक है ना, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। एक्सेलरेशन उसका आ गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दूसरा वाला पार्टिकल बी जो है ना वो x इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होता है और वो x इक्वल टू 2 पर पहुंच जाता है, तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर ही हुआ और 1 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन इसके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसके पास मेरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी हुई, 1 मीटर पर सेकंड। तो ये जो मेरे पास पहले वाला पार्टिकल ए है ना, इसके पास एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये x इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये मेरे पास दूसरा पार्टिकल है बी, इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है और इसके पास बड़ा वेलोसिटी है कांस्टेंट, कितनी, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये बड़ा x इक्वल्स टू 0 पर है, ये बड़ा आपका x इक्वल्स टू 1 पे है। अब क्या पूछ रखे हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल B इन रेफरेंस टू द पार्टिकल A। पार्टिकल A के रेस्पेक्ट में B ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्प्लेसमेंट तो 0 आता क्योंकि ये भी 1 मीटर चला वो भी 1 मीटर चला, तो इसके रेस्पेक्ट में बेटा वो है ना 0 डिस्प्लेसमेंट होना उसको तो। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रखी है, कर लेंगे बेटा। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ रखा है बेटा फिर तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसके रेस्पेक्ट में अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इसके वेलोसिटी को और इसके एक्सेलरेशन को इसमें उल्टा करके जोड़ दो। इसके पास वेलोसिटी तो है नहीं, एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ दो। एक्सेलरेशन आ गया इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको क्या लगेगा, इसको ऐसा लगेगा कि इसके पास वेलोसिटी है 1 और एक्सेलरेशन है 2, बस। तो क्या होगा, वेलोसिटी सामने की तरफ एक्सेलरेशन पीछे की तरफ, वेलोसिटी घटेगी घटेगी घटेगी, कहीं ना कहीं जाकर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। बेटा वेलोसिटी 0 करने के लिए v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगाया, टाइम आ गया 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। देन एक्सेलरेशन अभी भी इस तरफ है तो अगले 0.5 सेकंड में बेटा वापस से यहीं पहुंच जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू बेटा 0.5 प्लस 0.5, आई थिंक बेटा t इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 सेकंड। तो t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड बेटा आपका पार्टिकल b जो है वापस से यहीं पहुंच गया। तो a के रेस्पेक्ट में पहले बेटा b यूं गया फिर बेटा b वापस से वहीं पहुंच गया। तो कोई मुझसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, a के रेस्पेक्ट b का 0 हुआ, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस। डिस्टेंस तुम निकाल लोगे, वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, ये वाला निकालना फिर डबल कर देना, आंसर आ जाएगा। तो इट वाज अ गुड क्वेश्चन, मतलब आसान था बट थोड़ा इंटेलिजेंट था, है ना। नेक्स्ट इज बेटा ठीक है, किसी टावर से बेटा हमने किसी पार्टिकल को फेंका नहीं बेटा, रिलीज किया है और लास्ट के 2 सेकंड में बेटा उसने 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो लेट्स से यहां से यहां तक का टाइम है t और यहां से यहां तक का टाइम है t-2। तो लास्ट के 2 सेकंड के अंदर बेटा आपने डिस्टेंस ट्रेवल की है 40, तो हाफ gt स्क्वायर माइनस हाफ जी t-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 मीटर। उससे t आ जाएगा, t को बेटा हाफ gt स्क्वायर में पुट करेंगे तो हमारा टोटल हाइट आ जाएगी। शायद बेटा हाइट ही पूछा होगा तो अंडर ग्रेविटी का बेटा बिल्कुल एकदम सिंपलिस्टिक सा इक्वेशन। अगेन बेटा 2 पार्टिकल्स हैं बेटा, एक को यूं फेंका है बेटा, एक को यूं फेंका है बेटा। इसमें हो सकता है कोई बच्चे बेटा ज्यादा ही है ना, मतलब ओवर एनालिसिस वगैरह कर ले, कुछ करने की बेटा जरूरत ही नहीं है। इस पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी निकाल लो, इस पार्टिकल की भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी निकाल लो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम बेटा ये x1 आ गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम बेटा ये x2 आ गया। x1 प्लस x2 शुड बी इक्वल टू 15 मीटर बेटा, y कोऑर्डिनेट्स में दिक्कत नहीं कुछ खास, ठीक है ठीक है बेटा। अगेन बेटा बिल्कुल सा सिंपल सा सवाल, मिनिमम टाइम कितना लगता है रिवर को क्रॉस करने में और जीरो ड्रिफ्ट कितनी होती है बेटा, जीरो ड्रिफ्ट कैसे होती है एक्चुअली ना, इस बात पे इसके फॉर्मूले पर उनको ढंग से रटे हुए होते हैं, याद होते हैं। मोस्टली बेटा जेईई के सवाल सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों फॉर्मूला के इर्द गिर्द होते हैं, तो मैंने सोचा कि ये वाला फॉर्मूला आपको मैं एक बार के रिवाइज करा देता हूँ, इसलिए वाला मैंने आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि बेटा जितने भी फॉर्मूले आते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो सारे पेपर के अंदर आ जाए,
प्लस अलग अलग तरह के जो सवाल होते हैं उनके साथ भी आपकी आदत पड़ जाए। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि पेपर एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही हो जैसा आप जेईई मेन के अंदर फेस करने वाले हो, या फिर कोई ऐसी चीज हो जो आपने आज तक ना फेस की हो, फिर भी उसका हल्का फुल्का आपको एक हल्का फुल्का अंदेशा पहले से आपको यहाँ पर मिल जाए। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि आई ट्राइड ऑल द परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, एंड आगे वाले जेईई मेट्स के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे के सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपके साथ ट्राई कर लूँ, और आप जब भी जेईई मेन के अंदर एग्जाम देने जाओ तो आपका ऐसा लगे यार ये वाला सवाल, इस तरह का सवाल, इस टाइप का सवाल, इस टाइप की सिचुएशन मैंने पहले से देख रखी है, देख ही नहीं रखी है बल्कि मैंने एक रियल एग्जाम एटमॉस्फेयर के अंदर मैंने उसे कर रखी है। भले ही आंसर गलत आया लेकिन उसके बाद अगर सही आ गया तभी वो बात तो सीख गया ना, उस दिन आप बिल्कुल उसको सवाल को सही कर दोगे। मेरी तरफ से इतना ही है, अगले एनालिसिस में वापस मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।